देश का भविष्य कहाँ, आर्थिक दिशा में हम किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं और देश को कैसे अर्थव्यवस्था के तौर पर न सिर्फ सुदृढ़ बल्कि दुनिया में नंबर 1 बनाएं, इसके लिए नीति आयोग तमाम निर्धारण करती है। नीति आयोग से वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि हम किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ते देख रहे हैं। बहुत स्वागत है राजीव कुमार जी आपका। हम अपने देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये मानते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्या ये वास्तविकता है? नहीं, बात बिल्कुल गलत है और मैं उन माननीय अर्थशास्त्रियों से मिलना भी चाहता हूं क्योंकि उनका नीति आयोग में स्वागत है, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श भी करें। मगर बात बहुत साफ है, वो ये कि हम इस साल के आखिर तक $3 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे जी। और अगर आप कोई भी आंकड़े देखें और किसी तरह का भी कंप्यूटेशन करें तो उसमें यह है कि अगर आप 8.4% की दर से अगर आप सालाना बढ़ें जी, तो आप इस $5 ट्रिलियन तक इकॉनमी तक आप 2024-25 तक आसानी से पहुंच सकते हैं जी। और इसमें जो देखने की बात यह है कि हमने खुद 2003 से लेकर 2011 तक औसत दर हमारी बढ़ने की 8.3 ही थी। शायद हमको अभी बढ़ना पड़ेगा 8.4 पे करीब। और अगर आप देखें कि जैसे कि एक देश चाइना है, 1978 से लेके 2005 तक उन्होंने 30 साल 9.6 की गति से वो बढ़े जी। और कई देश ऐसे हैं जो कि जिन्होंने हमारी एक बड़ी एक कमेटी बैठी थी वर्ल्ड बैंक की, जिसको कहा था ग्रोथ कमीशन। माइकल स्पेंस उसके एक नोबेल लॉरियट थे, उन्होंने उसमें उसकी अगुवाई की थी। तो उन्होंने उसमें कोई 5-6 ऐसे इकॉनमीज बताए थे जो कि सब 8% से ज़्यादा पे बढ़ने, कई साल कई दशक बढ़ने की उन्होंने दिखाया था। तो ये बिल्कुल भी गैर मुमकिन बात नहीं है इसमें। मगर ये बात ठीक है कि अपने लक्ष्य को ऊंचा करना हमें अनिवार्य है जी। सपने तो नहीं, क्योंकि अगर हम एक अपना दीर्घकाल का लक्ष्य नहीं लेंगे, एक ऊंचा लक्ष्य नहीं लेंगे तो हम फिर वहीं कहीं नीचे गुजर जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने वो लक्ष्य रखा है और ठीक लक्ष्य रखा है और मुझे ये पूरी तरह से मुझे विश्वास है, आश्वस्त हूँ कि हम इस तक पहुँच जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम 8.4% के आधार पर प्रतिवर्ष ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बीते 2 सालों को देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट तकरीबन 6-6.5% के आसपास रही है। 2% से भी ज़्यादा की ग्रोथ रेट को आपको बढ़ाना है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। ये पैसा कहाँ से आएगा सर? जी, पहली चीज़ तो माफ़ी चाहता हूँ, हम लोगों की औसत दर करीब 7 है, 7.1। अगर आप इंटरनेशनल फंड्स के आधार पर देखें तो 6.5-6.7 के आसपास लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए 7 मान लेते हैं। 7 ही है क्योंकि ये जो यहाँ औसत दर और पिछले 5 साल की देखें तो 7.2 या 3 है। तो 1% से बढ़ाना है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो दर कम हुई थी उस वजह से, क्योंकि पिछले 5 साल में इतने बड़े बड़े कुछ कदम उठा लिए गए। और जैसे कि जिसको कि मतलब अगर पूरे तरह से कहा जाए, ये जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी है उसको करने में ये हो जाता है कि जो आपके पहले क्या होता था कि आपकी कुछ रहती थी और बाकी जो कैश इकॉनमी होती थी उसमें ज़्यादा तेज़ी से होती थी ग्रोथ, वो अब कम हो रही है, उसके कम हो। तो इस वजह कई ऐसे बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, जिसका कि जाहिर है कि कुछ न कुछ उसका असर हमारी गति पे पड़ता जी। मगर अब वो कदम उठा लिए गए हैं। एक बहुत ही अच्छी नींव हमारे पिछले साल में पड़ चुकी है। पहली बार ऐसा भी हुआ है कि आम लोगों को जो आम नहीं, मतलब जो पिरामिड के बिल्कुल नीचे हैं, वो लोगों को ये लगने लगा है कि ये जो ग्रोथ है वो उनके लिए भी है, उसके फ़ायदे उनके तक पहुँचे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात ही नहीं हो रही जी। वो दिख भी रहा है, ज़मीन पर दिख रहा है, ज़मीन पे हो रहा है। तो इसलिए अब उसको वो हम उसमें शामिल हैं और इसलिए विकास को हम एक जन आंदोलन में बदलने की हालत में अब हैं जी। और यही बात है, यही एक मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं कई बार इस बात की एनालॉजी देता हूँ कि अपना स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ जी, मगर जब तक महात्मा गांधी ने उसको 1942 में जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं किया तब तक हम लोग कहीं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। और जब एक बार हो गया जी तो 5 साल में काफ़ी चीज़ें दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत को हमने कह दिया कि यहाँ से आप चले जाएं। वही चीज़ विकास के लिए है, क्योंकि अगर हम सब, हर एक व्यक्ति, हमारा हर किसान,
हमारे मजदूर, हमारे जो उद्योगी हैं, हमारे जो लघु उद्योगी, अगर वो ये सब सोचें कि हम देश के विकास के लिए कुछ काम करेंगे और उससे उनको सबको फ़ायदा होगा, तो ये बिल्कुल 8% क्या, मैं समझता हूँ, मेरा असल में मानना है ये जी कि आने वाले कुछ सालों में ये जो 5 साल हैं, इसमें हमारी आप ग्रोथ की दर 9, 9.5, 10% तक देखेंगे। 10% तक देखेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अभी तक हमारी एक तरह से हमको कंस्ट्रेंट करी हुई हैं जी। प्राइवेट सेक्टर को कंस्ट्रेंट करी हुई, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को कंस्ट्रेंट करी हुई। पिछले 5 साल में हमारा जो निर्यात का दर था जी। वो 16.4 से जो पिछले 5 साल घट के 1.5 हो गया जी। वो इसी वजह से, इन सब वजहों से, इसको अगर हम बढ़ा लेते हैं तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ आसानी से हासिल कर सकते हैं। राजीव जी, एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आज देश में पूंजी नहीं है, पूंजी है, कुछ एक लोगों के पास है, लेकिन वो निवेश नहीं करना चाहते। हाँ, ये बात आपने माफ़ कीजिएगा, आपने ये सवाल में, पहले सवाल में भी कहा था कि उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी जी। और हमारा इन्वेस्टमेंट दर, हमारा निवेश का दर घट भी गया है जीडीपी के मुकाबले से। देखिए, उसमें जो अहम बात है वो ये है कि 2011 से करीब हमारे बैंकों ने क्रेडिट देना इंडस्ट्री को करीब ना के बराबर कर दिया था। जो क्रेडिट हम लोग कहते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ टेक, जो इंडस्ट्री की थी वो बिल्कुल नीचे गिरती चली गई। और अभी पिछले 2 साल में निर्यात के लिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, वो नेगेटिव हो गई है। बिल्कुल, मतलब बैंकों ने निर्यात, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे पैसा वापस लेना शुरू कर दिया किसी वजह से। तो ये जो नीरव मोदी कांड, इस तरह की चीज़ें, वो एक छोटी सी चीज़ है, मगर उसमें बड़ी चीज़ वही थी, एक वो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी थी कि बहुत सारा निर्यात, मैं क्षमा चाहते हुए कहता हूँ, ऐसा होता था जो कुछ फॉर्मल था, कुछ कैश में होता था, वगैरह वगैरह, अंडर इनवॉइसिंग और तमाम तरह की चीज़ें, कई सारी चीज़ें। यही चीज़ हमारी रियल एस्टेट में हुई कि जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैश का प्रचलन था वो कम हुआ, उसकी वजह से जो बातें बनी, फिर वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ। मगर इन सब वजहों से ये जो सारी हमारी 11 से जो ये बैंक का हुआ, तो बैंक्स बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए। उनका स्थान NBFCs ने लिया था। इन्होंने पिछले 5 साल में जिनकी लेंडिंग कम से कम शायद 4 बढ़ गई थी। ILFS के बाद से उनको बहुत बड़ी एक चोकर लगी। तो ये सब चीज़ें अब मेरे ख्याल में एक ऐसी जगह पे आ गई कि जहाँ से अब इनका उठना अनिवार्य है। सरकार ने भी इस पर कुछ कदम उठाए हैं, कल भी उन्होंने अनाउंस किया, RBI ने भी कुछ कदम उठाए हैं। ये जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए थे एसेट क्वालिटी रिव्यू के लिए, डिफ़ॉल्ट के लिए, कि 1 दिन का डिफ़ॉल्ट हुआ तो आप उसको जो है वो NPA बनाएंगे वगैरह वगैरह। फिर IBC का जो गठन हुआ है उसमें 4 लाख करोड़ का कम से कम रेजोल्यूशन हो गया है। उसकी वजह से एक प्रोत्साहन मिला है लोगों को कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ही कुछ रेजोल्यूशन वगैरह कर लें। तो मेरे विचार में ये जो पैसा है वो हमारे, देखिए हम अभी भी जो है वो कम से कम 30% अपना GDP का सेव करते हैं। अगर आप 200 लाख करोड़ का, अगर मान लीजिए आप हमारा GDP है, तो 30% मतलब कोई 65-70 लाख करोड़ रुपया हमारे हाउस होल्डर्स, हम और आप मिलके सेव करते हैं। बहुत बड़ी रकम है, और इसको अगर हम लोग ठीक अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलाएं, ये सब बैंकों में जाती है, EPFO में जाती है, तो मेरे ख्याल में अपने घर से ही, अपने हिंदुस्तान से ही पैसा, निवेश के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। उसके अलावा 2 और रास्ते हैं जिसके लिए कल बजट में जिसका जिक्र भी बहुत हुआ। एक तो है FDI कि बाहर से निवेशकों को बुलाया जाए, उनको अट्रैक्ट किया जाए। हमने करीब $60 बिलियन अट्रैक्ट किया, मगर अभी भी हमारा रैंक जो है दुनिया में शायद 10वां है अंकटैड की रिपोर्ट से। हम क्यों नहीं इसके दूसरे या तीसरे बन जाएं, और उसमें हम देखें कि कौन सी। तो अभी जो कल बजट में बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट था कि सरकार एक ऐसा पैकेज रोल आउट करेगी कि जो बड़े जो उद्योग, मेगा स्केल्स, मेगा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी प्रपोजल्स, उसमें आ सकते हैं लोग। तो एक तो ये निवेश की बात है FDI की। दूसरी जो कल और बात हुई वो है कि हम लोग सॉवरेन बॉन्ड्स पहली बार इशू करने वाले हैं। हमारा एक्सटर्नल डेट जो ऋण है, बाहर का ऋण है, वो सिर्फ 5% है GDP का। ये बहुत ही कम है। तो अगर हम इसको दुगना भी कर लें तो हम लोग बिल्कुल किसी खतरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसे डेट ट्रैप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और जो बाहर के बड़े बड़े ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, नॉर्वे का है, अबू धाबी का है, दुबई का है, और कनाडा और US में जो उनके पेंशन फंड्स हैं, वो इनमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे,
में पैसा, तो उनसे भी पैसा आ सकता है। तो ये दो और ज़रिया हैं जिससे कि हम अपना जो ये आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जी वो ला सकते। एक आखिरी चीज़ है वो ये कि मुझे ये मालूम है कि कुछ हमारे निवेशक इन्वेस्टर्स HNI हिंदुस्तान छोड़ के बाहर ऑफशोर में जा रहे हैं, दुबई में, सिंगापुर में। उसके लिए हमें देखना चाहिए कि क्या वजह हैं और उन वजहों को हमें फ़ौरन जल्दी से जल्दी टैकल करना चाहिए और नीति आयोग की वजह तरफ से हम इसको करेंगे। अब इसमें जो आपने निवेशकों के बाहर जाने की बात की, तो इसे लेकर कहा जाता है कि हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों में टैक्स टेररिज्म का एक रिजीम देखने को मिल रहा है। कई तरह की बातें आप इस चर्चा को सुनते चले आ रहे होंगे। क्या वाकई में यह वास्तविकता है या दरअसल लोगों को सिर्फ डराने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं? देखिए, किसी भी टेररिज्म का कोई सबूत तो मिलता नहीं है। जो होता है सो होता है जी। और साथ में ये भी है कि मेरा अपना तजुर्बा ये है कि ज़िंदगी में पहली बार मेरा टैक्स रिफ़ंड अपने आप मेरे बैंक में आ गया बिना कहीं गए हुए, और मैंने औरों से भी सुना कि ऐसा हो रहा है जी। और टैक्स की प्रणाली को, रजीम को पिछले 5 साल में काफ़ी सिम्प्लीफाई और सुधारा करा गया है और डिजिटल भी करा जा रहा है। और कल भी बहुत अनाउंसमेंट हुए जो स्क्रूटनी को लेकर भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि सहूलियतें बढ़ाई गई, कि वो ऑनलाइन हो जाएगी, उसमें जो है फेसलेस हो जाएगा वगैरह। तो अगर एक कुछ कैंपेन भी होता है अपनी वक़्त बढ़ाने के लिए, तो कुछ होगा ये कुछ अफसरों का मतलब भाई ये है। हाँ। तो अगर जो कुछ है ऐसा, तो उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उन निवेशकों को, उन HNIs को, कि उनको सरकार को बिना डर के फीडबैक देना चाहिए जी। क्योंकि ये सरकार की, जैसा कल वित्त मंत्री ने कहा बड़े साफ तौर पर, कि बहुत साफ समझ है हम लोगों की कि इस देश की तरक्की, इस देश के ग्रोथ बिना निजी निवेशकों के नहीं हो सकती जी। उन्होंने कल कई बार कहा, 2-3 बार कहा, इसको दोहराया। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि अगर ये हमारी ये समझ है जी, तो हमें उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं उसको दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। और अगर ये फ़र्ज़ है तो हम तभी दूर कर पाएंगे अगर हमें बिल्कुल एक ईमानदारी से फीडबैक मिले। बिल्कुल। और अगर फीडबैक ही नहीं मिलेगा और हमेशा हमसे ये कहा जाएगा कि जो भी आप कर रहे हैं वो वाह, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। राजीव जी, आपके आयोग के द्वारा एक बहुत चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई जिसने ये कहा कि 2020-21 तक तकरीबन 21 शहर हिंदुस्तान के बिना पानी के होते दिखाई देंगे और पानी सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के लिए बनने जा रही है। अब ऐसे में हमारे पास समय बहुत कम बचा है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, तारीफ के काबिल है कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या ये है कि जब शहरों में पानी होगा नहीं तो हम करेंगे क्या? इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या फौरी तौर पर तुरंत तो होना चाहिए? फौरी तौर पे तो ये है कि शावर छोड़ के बाल्टी से नहाना शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये भाई आप लोग चेत जाइए। तो ये तो फौरन हो ही सकता है जी। और अपने कार को नहीं धोना चाहिए जी, गीले कपड़े से पहुँच दे। तो ये सब तो बातें हैं ही हैं, वो करते नहीं हैं हम लोग। बिल्कुल। हम लोग यहाँ से जाने के उठने के बाद ये सब भूल जाते हैं जी। तो वो तो कम से कम अगर कहे, अपने जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, कई ने करा है काम बड़ा अच्छा जी। मैं जानता हूँ कि सब ने वाटर हार्वेस्टिंग की जैसे जो बात है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ये करना चाहिए और नहीं हो रही है, ये भी मुझे मालूम है। मगर जो सच बात है वो ये कि 90% पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है और सिर्फ कोई 7% और वो उद्योगों में लग जाता है जी। ये जो हम लोग अपने घरों की बात करते हैं उसमें 3-4% पानी लगता है। तो आप जितने भी कम शावर से नहाएंगे तो थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बात है जो सिंचाई की जी। और सिंचाई में जो सबसे बड़ी बात है कि आज हमने कुछ ऐसी एक प्रथा बना रखी है कि हम जितनी भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जी, उन पर हम ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। गन्ना, चावल, गेहूँ, ये सब ऐसी हैं चीज़ें जिसमें पानी बहुत लगता है और इनका हम निर्यात तक करते हैं जी। हम इफेक्टिवली पानी का निर्यात कर रहे हैं जी। तो ये चीज़ें हम लोग जो अपने न्यूनतम मूल्य बनाए हुए हैं जी, जो हमने और करी हुए, उन सब ने ये चीज़ें, उसको हम पुराना तरीका था, हम लोगों के यहाँ सब लोग मिलेट्स, रागी, बाजरा, जौ, ये सब खाते थे। अब उन सबको इन्फीरियर सीरियल कह दिया गया है जी। मैंने तो अभी स्विच किया कि मैंने गेहूं खाना बंद किया इसीलिए, क्योंकि कहीं ज़्यादा सुपीरियर हैं बिल्कुल ये सीरियल। अब उसको एक आगे चीज़ बढ़ाना है, उनमें पानी भी कम लगता है। मगर और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो ये कि इसलिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न अपना बदलना पड़ेगा जी। दूसरी चीज़, वैसे भी चीनी खाना
शुगर इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट डेविल, तो वो भी अगर कम करें तो अच्छा ही है। उसके अलावा जो हमें है कि हमारे देश में जो सिंचाई के साधन हैं जी, उनका काफ़ी दुरुपयोग और वो बड़ी बुरी हालत में है। मध्य प्रदेश ने बड़ा अच्छा करके दिखाया कि उन्होंने पिछले 5-10 साल में शिवराज जी चौहान के अंडर में उन्होंने जो एग्जिस्टिंग कैनाल सिस्टम था उसको रिपेयर और रिजुविनेट किया, और उससे मेरे ख्याल में उनकी इरिगेशन पोटेंसी कम से कम 34-35% बढ़ गई, और मध्य प्रदेश में 11% से उनका कृषि उत्पादन बढ़ा। तो एक वो बहुत बड़ा काम है जिसको कि करने की ज़रूरत है हमें। तीसरा काम है हमारा ये जो कि किसी तरह से हमें किसान को ये बताना पड़ेगा कि वो जो कितना पानी वो ज़मीन से निकाल रहा है। तो उसके लिए एक जो सुझाव आया था वो ये था कि किसान से कहा जाए कि तुम जो बिजली इस्तेमाल करते हो उसका पूरा पैसा दो, मगर उसका जो है वो बहुत हद तक सारा पैसा आपको डीबीटी से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कि जिससे उसकी अवेयरनेस बने। बिल्कुल, गुजरात में करके दिखाया भी गया और उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ जी। मगर और आखिरी चीज़ है जो मैं, बहुत सारी हैं चीज़ें, नदी नाले पोखरे सबको पुनर्जीवित करें का इस्तेमाल, तो इसके लिए ये जो अब जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन हुआ है और मैं जानता हूँ उसके जो मंत्री हैं बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, गजेंद्र शेखावत जी, आप देखेंगे कि इसमें ज़रूर कुछ फ़र्क आएगा। मगर ये अगेन फिर से वो बात को मैं दोहरा रहा हूँ दोबारा कि ये हम सब की व्यक्तिगत लड़ाई है, और अगर हम इसको नहीं समझेंगे और इसकी अगर हम चेतना नहीं फैलाएंगे तो हम ये लड़ाई हारने की हालत में होंगे, और वो हम हार सकते नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई चॉइस नहीं, जीवन है वो तो इस तरह से। मगर ये चीज़ हम लोग ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब हम लोग देश में अपने किसी चीज़ की ठान लेते हैं तो वो कर लेते हो जाता है। एक और बड़ी समस्या जिसके आप लोगों का इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नहीं, बिल्कुल, न्यूज़ नेशन तो पूरी एक मुहिम चला रहा है कि हम पानी किस तरह से बचाएं। जल संरक्षण को लेकर हम पूरी मुहिम चला रहे हैं और हम अपने दर्शकों से लगातार अपील भी करते हैं। एक और बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर हम 3 राज्यों की खाली बात कर लें जो कि गैंगेटिक प्लेन पर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों की आबादी को मिला दीजिए तो ऐसा लगता है कि पूरा यूरोप इसी में समा जाता है, और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा ही होगा। अब ऐसे में हम जिसे अपना पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं जी, वो आगे चल के उसका बहुत ज़्यादा फायदा हमें होने वाला है नहीं, क्योंकि वृद्धों की आबादी बढ़ेगी और तमाम तरह की दिक्कतें भी आएंगी। हम इस पर कोई निश्चय क्यों नहीं कर पाते? हम सरकार के तौर पर या किस्म का निश्चय कि भाई हम जन आबादी को किसी तरीके से संभालें, कुछ तो करें। हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड कितने दिन तक हमारे लिए फायदे का रहेगा? जन आबादी को संभालना एक उसका जो सबसे बड़ा जो ड्राइवर है होता है वो शिक्षा और समझ होती है जी, और उस पर अगर हम ज़्यादा जोर दें और ये कोशिश करें कि ख़ास तौर से महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की न्यूट्रिशन जी, 50% महिलाएं हमारी इस देश में अभी भी कुपोषित हैं, मतलब इससे बुरी बात, और करीब 38% बच्चे जी हमारे को, अगर महिला, ये सारा दारोमदार महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की समझ और महिलाओं का वर्किंग फोर्स में आना, इतना कम पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का जी, तो उससे हम लोगों को मुश्किल है। हो रहा है। आप जानते हैं कि दक्षिण के 6 राज्यों में जी हमारी पॉपुलेशन जो है वो अब स्टेबल हो गई है और कहीं कहीं डिक्लाइन भी कर रही है जी, तो ये चीज़ मतलब हमारे देश में ही हो रही है देश के तो इसलिए एक डर ये भी है कि एक बहुत बड़ा माइग्रेशन का पैटर्न बन जाएगा हमारा नॉर्थ से साउथ में। अब चाइना में आपको मालूम है कि वो पूरा एक माइग्रेशन होता है सेंट्रल और वेस्ट प्रोविंसेस से टुवर्ड्स द कोस्ट, और जब चाइनीज़ न्यू ईयर होता है तो 40-50 करोड़ लोग, हम लोग वो चीज़ कर नहीं सकते क्योंकि हम उस किस्म के देश हमारा नहीं है, हमारी जितनी विभिन्नताएँ हैं फर्क। तो मगर बात ये है कि मेरे अपने समझ में एक फिर से कोई नए किस्म की पॉपुलेशन पॉलिसी लाना जी, वो मेरे ख्याल में इतना साकार नहीं होगा, इतना सकारात्मक नहीं होगा जितना कि हम जोर महिलाओं की शिक्षा और उनकी जो एज लिमिट है, जो उनकी जो आयु है जिस पे उनकी शादी होती है उसको बढ़ाएं। जैसा कि कुछ राज्यों में किया गया कि महिलाओं की BA तक की शिक्षा अगर आप माफ़ कर दें जी, उनको अग्रसर करें, प्रोत्साहित करें, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हम लोग जीत सकते हैं। 2 ही 3 प्रदेश हैं और इसमें मेरे ख्याल में ज़रा सा अगर इस पर ध्यान दें तो ये चीज़ हम लोग हासिल कर सकते हैं। राजीव जी, वक्त कम है, मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, 1-2 सवाल हम ऑडियंस से भी लेना चाहेंगे। जी साहब, आप प्लीज़।
ज़रा सवाल बहुत संक्षेप रखिएगा क्योंकि राजीव जी बहुत व्यस्त हैं, हमने इन्हें बहुत मुश्किल से चुराया है। I will put the question in a very encapsulated मैं आपका form. नाम जानना चाहूँगा। I am Dr. R.K. Arya. Basically, I am an economist with the university. Basically and secondarily? The question is that we are just racing toward the supply. Supply That of? Supply of the infrastructure or supply of the plant and machinery. Say, for example, the case of the automobile sector, so many models have been built. And ultimately, the prices have fallen down because the demand is not coming. The supply is greater than the demand, so therefore the demand is not. So that is the private consumption has slowed down. And what I believe why it has been slowed down is that सर there मैं is आग्रह करूंगा बहुत संक्षेप में सवाल lot पूछिए of प्लीज। transfer of income from middle class, that is from the petrol and diesel, when the prices internationally prices were down. So these have been diverted to the infrastructure. So if we say that the infrastructure, toilet and that is the electricity has been delivered to the villages, so it has consumed roughly 10 lakh crore of rupees, and the same amount has been given from the urban consumers, that is those who drive bike and the cars. So it has been transferred to them. सर मैं क्षमा चाहता हूँ, सवाल पूछिए Now the प्लीज। consumption has. This is a question only. Sir, please, it's too long. We don't have the time. This will take care of the entire budget, I tell you, because the return is not coming out of the economy. Let me just And let me just get how the would question they right. build the infrastructure because the demand is not there? How they will repay Sir, to the we sovereign got your wealth question, fund and sir. all that? This is the Sir, point only. Sir, So, Mr. Arya, actually, I'm still a little unclear about what the question was. I suppose what you're trying to say is that the middle class has been left without purchasing power, and that purchasing power has been transferred to some other sectors, where call them social sectors, call them whatever. I beg to strongly disagree, because the fact is that we in the middle class are one of the best beneficiaries of all infrastructure development that takes place. Would you not have the metros in the cities? Would you not have the highways in the country? Would you not have greater electric power generation, etc.? And to talk about the fact that 10 lakh toilets have been, 10 crore toilets have been built, would you rather live in a country which is all full of open defecation? I mean, middle class also likes to believe and likes to benefit from the fact that they live in a clean, healthy environment. And the fact remains that today in this country, there are only 5% of the total population who file their tax returns. And only 3.5% of us pay taxes. That's not such a big deal. The middle class is not just 3.5%. It's a much bigger entity. So I think you have to rethink your entire argument, and I would really urge you to see whether or not infrastructure is the core strength of an economy and for it to grow faster. जी एक सवाल आप प्लीज संक्षेप में हिंदी में सवाल पूछेगा प्लीज। जी पीछे जी सर, सिंस यू आर द हेड ऑफ द थिंक टैंक ऑफ द कंट्री, सर हिंदी में सवाल पूछिए हाँ प्लीज और संक्षेप में प्लीज, मेरे पास वक्त मैं नहीं। 3 फैक्टर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला फैक्टर कि हम जितने भी वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिक्स हैं वो सारे के सारे ग्लोबल क्राइसिस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर, चाइना में सबसे ज़्यादा अभी इस वक्त स्लो डाउन चल रहा है। तीसरा, ट्रेड वॉर जो चल रही है अमेरिका, मतलब जो 2 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, तो ये इंडिया के चलने का वक्त नहीं है, ये इंडिया के दौड़ने का वक्त है सर। तो क्या हम उस सारी ग्लोबल क्राइसिस में दौड़ा जाता है? नहीं सर, 2008 में भी जब ग्लोबल क्राइसिस हुई थी, इंडिया वाज द लीस्ट अफेक्टेड कंट्री अमंग ऑल द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं तो दौड़ने की तो बात मैं कर रहा था ना कि इस 5 साल में मैं 10% ग्रोथ देखूंगा। उसी को दौड़ना कहते हैं, उसे और भी तेज दौड़ना चाहते हैं। नहीं सर, बट जैसे कि सर जैसे मैं ये कहना प्लीज हाँ सर को बोलने दें। जी बताएं, नहीं बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बजट में हम मैक्रो लेवल पे उतना फोकस कर नहीं पा रहे जितना हम माइक्रो लेवल पे इसमें घूम रहे हैं। इस बजट में मैक्रो लेवल पे हमें फोकस और करना चाहिए कि जिस तरीके से, जैसे जापान उस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी था। नहीं देखिए, ये जो डिस्टिंक्शन है ना मैक्रो और माइक्रो का, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, 50 साल से यही कर रहा हूँ। ये कभी कभी एक स्प्यूरियस हो जाता है, ये मतलब एक बेमायने हो जाता है, क्योंकि बात ये है कि आप मैक्रो करके क्या कहेंगे।
मतलब मैक्रो में क्या चीज़ चाहते हैं आप? मैक्रो में जो हम लोग पढ़ते थे वो ये कि आपकी आर्थिक गति कितनी होना चाहिए, आपके रोज़गार बढ़ाने की दर क्या होना चाहिए, आपका एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए, आपका इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो अब तय हैं हमारे देश में। हम लोगों ने बड़े अच्छे फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए ये हम लोगों ने कर लिया है। अब बात इस समय, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, माय नेम इज़ विशाल। विशाल साहब, इसमें बात इस समय ये है कि हम सिर्फ स्कीम बनाते ही रह जाएं उनको मैक्रो के नाम पर। उसकी जगह अगर हम ये बात करें कि ज़मीन पर हम उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने कल वित्त मंत्री ने एक, मैं तो अभी किसी पीटीआई से कह के आया हूँ कि कल के बजट की तो सिफत ही ये है कि एक बहुत बड़े कैनवस पर उसको पेंट किया गया है। उसमें जो निटी ग्रिटी चीज़ें थी उसकी बात ही नहीं करी गई कि कितना पैसा किसको दे रहे हैं, कितना कुछ हमारे ऑपोजिशन लीडर्स ने, चिदम्बरम साहब जैसे, उन्होंने इसी बात पर उसका क्रिटिसिज्म कर दिया जो कि बिल्कुल बेमाने है। क्योंकि कल का बजट तो ये बात ही थी कि ये सरकार हमारी किस तरह से अगले 10 साल को देख रही है और कैसे एक नए भारत की कल्पना कर रही है। अरे भाई, वो ट्रेड वॉर जो है वो हमारा विश्व की ट्रेड में हिंदुस्तान का शेयर कुल 1.67% है। इसको दुगना तिगना हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें वो सब चीज़ें भूल जानी चाहिए। हमें बताना चाहिए ये कि हम अपना निर्यात दर कैसे बढ़ाएं, क्यों हमारे एक्सपोर्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कैसे उनको अपना माल दिल्ली से मई तक भेजने में कितने दिन लग जाते हैं, वहाँ पे क्यों उनका वो बंदरगाह में पड़ा रहता है। ये चीज़ें होंगी तब हम जाके कुछ कर पाएंगे ना। हम यही कहते रहें कि ट्रेड वॉर है बड़ी चीज़, उससे वो तो मालूम है, मगर तभी भी हमारा तो शेयर इतना कम है कि उसको हम दुगना तिगना कर ही सकते हैं। बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुमूल्य वक्त अपना दिया, हम बहुत आभारी हैं आपके, बहुत धन्यवाद। हम बस उम्मीद ये करते हैं कि सरकार जो कह रही है उसको हम ज़मीनी हकीकत पर बड़े पैमाने पर देखें, यही सबसे बड़ी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि अगर एक सरकार की ये एक खासियत है वो ये है कि बहुत ही ज़मीन से लगी हुई सरकार है और ये काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।